डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th एक्सरसाइज 1.3 लेकर उपस्थित हैं। आज इस लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज से पहले के जो कुछ एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल नंबर 10 और एग्जाम्पल नंबर 11, ये दो एग्जाम्पल इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए देर किए बिना हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 क्या है, उसमें लिखा है, देखिए कि दिखाइए कि √5 - √3 एक अपरमय संख्या है। हमको ये सिद्ध करना है कि 5 - √3 एक अपरमय संख्या है, और इसको अपरमय संख्या सिद्ध करने के लिए हम इसका उल्टा मानते हैं कि ये है तो वास्तव में ही बेटा एक अपरमय संख्या, लेकिन हम इसको अपरमय को क्या मान लेते हैं, परमय मान लेते हैं, और लास्ट में हम इसे परमय सिद्ध करते हैं। ठीक है, जिससे इस तथ्य का विरोध होता है कि ये एक अपरमय संख्या है, और इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वास्तव में ये एक अपरमय संख्या ही है। तो आइए चलिए देखिए किस तरह से इसको मानेंगे और करेंगे। तो हमने लिखा है यहाँ, माना 5 - √3 एक परमय संख्या है। 5 - √3 जो है एक परमय संख्या है वास्तव में, जबकि यह परमय संख्या है नहीं, लेकिन हमने इसको उल्टा माना है। हमने माना है इसे क्या, ये परमय संख्या है। अब बताइए कि जो संख्याएं परमय होती हैं उनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो फिर इस 5 - √3 को भी हम p/q के रूप में लिख सकेंगे। तो हमने यहाँ लिख लिया है, तब 5 - √3 p बराबर p/q, क्योंकि p/q के रूप में जो लिखी जाती हैं वो ही परमय होती हैं। तो और हमने इसे माना है कि 5 - √3 एक परमय है, तो हम इसे p/q के बराबर लिख सकते हैं, जहां p और q दोनों सहअभाज्य पूर्णांक हैं। सहअभाज्य का मतलब है बेटा कि p और q का एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तथा q ≠ 0, q की वैल्यू जो है कभी 0 नहीं हो सकती है। मतलब जो है इसका जो हर है q, ये कभी 0 नहीं हो सकता है। अगर ये हर 0 हो जाता है तो वो फिर इन्फिनाइट हो जाती है, इन्फिनिटी मतलब अनंत हो जाता है। ठीक है, और उसकी कोई ऐसे कहते हैं अपरिभाषित, तो उसकी कोई परिभाषा नहीं होती है, इसलिए q का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। अब देखिए ये आपका 5 माइनस है, ये जो है आपका 5 - √3 बराबर p/q। अब बताइए p/q जो है इस समय RHS में है, और ये क्या है, प्लस का है। अगर यहाँ से उठा के इसे LHS में ले जाएं तो माइनस का हो जाएगा ना p/q, और ये माइनस का जो √3 है इसको अगर RHS में लाएं तो ये क्या हो जाएगा, आपका प्लस का हो जाएगा। तो देखिए वही किया हमने, ये 5 था 5 रहा, ये p/q RHS से था LHS में चला गया, माइनस का हो गया। ये माइनस का √3 RHS में जाके क्या हो गया, प्लस का √3 हो गया। अब देखिए ये जो 5 है, ये क्या है 5। ठीक है, ये 5 एक पूर्णांक है। क्या है, एक पूर्ण संख्या है, और पूर्ण संख्याओं को हम परमय संख्याओं के रूप में लिख सकते हैं इस तरह से, जैसे हम 5 को 5/1 लिख सकते हैं। अब ये देखिए p/q के रूप में लिख गया है, जहां p का मान क्या है 5 और q का मान क्या है हमारा 1। तो किसी भी पूर्णांक को हम परमय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब जो है कि 5 एक परमय संख्या है, और -p/q भी क्या है, एक परमय संख्या है। अब वो 5 में से -p/q को क्या कर रहे हैं, माइनस। तो आप वो पिछली कक्षाओं में पढ़कर आए हैं कि दो परमय संख्याओं का अंतर एक परमय संख्या ही होता है, चाहे वो परमय संख्याओं का गुणनफल हो, वो भी एक, दो परमय संख्याओं का गुणनफल भी क्या होता है, एक परमय संख्या ही होता है, और दो संख्याओं का योगफल भी एक परमय संख्या होता है। इसी प्रकार से दो संख्याओं का अंतर भी एक परमय संख्या होता है। अगर यहाँ 5 एक परमय संख्या है और p/q भी एक परमय संख्या है, और 5 से जब p/q को हम माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा, इसका अंतर आएगा निकल के, वो भी क्या होगा, एक परमय संख्या होगा। तब इसका मतलब है कि -5 - p/q एक क्या हो गया, परमय संख्या हो गया। और जब ये परमय संख्या है तो √3 भी क्या होना चाहिए, एक परमय संख्या ही होना चाहिए, क्योंकि ये √3 के बराबर है, इसलिए √3 क्या हुआ, एक परमय संख्या है। जबकि जो है इससे इस तथ्य की विरोध होता है
कि रूट 3 जो है ये क्या है, अपरमय संख्या है, और वास्तव में रूट 3 अपरमय संख्या ही है। तो देखिए हमने इस बात को लिख रखा है, नीचे हम लिखा है कि चूंकि दो परमय संख्याओं का अंतर एक परमय संख्या होता है। जो मैंने अभी आपको समझाया वो सारा मैंने लिख रखा है नीचे कि दो परमय संख्याओं का अंतर एक परमय संख्या होता है, इसलिए 5 - p/q एक परमय संख्या है जो कि रूट 3 के बराबर है, और रूट 3 के बराबर है, अतः रूट 3 एक परमय संख्या है। ठीक है, इससे इस तथ्य का विरोध होता है कि रूट 3 एक अपरमय संख्या है। इससे इस तथ्य का विरोध होता है कि रूट 3 एक अपरमय संख्या है, क्योंकि बेटा वास्तव में रूट 3 एक अपरमय संख्या ही है, क्योंकि रूट 3 का जब वर्गमूल निकालते हैं तो वो पॉइंट में आता है 1.732 कुछ ऐसे करके आता है, जो कि 1 से तो ज्यादा है किंतु 2 से कम है, जो एक दशमलव भिन्न है, ना कि एक पूर्णांक। अगर पूर्णांक के रूप में आता तो ये परमय संख्या होता, किंतु इस तरह रूट 3 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है आपकी, इस रूट 3 की जो वैल्यू होती है वो आपकी होती है एक दशमलव भिन्न, जो कि इस कारण ये क्या है, एक अपरमय संख्या है। ठीक है, तो हमने लिख दिया है यहाँ। इससे इस तथ्य का विरोध होता है कि रूट 3 एक अपरमय संख्या है। कौन से तथ्य से, किससे, ये जो हमने माना था, हमने सिद्ध किया है कि 5 - p/q एक परमय संख्या है जो कि रूट 3 के बराबर है, अतः रूट 3 एक परमय संख्या हुई, और वास्तव में ये परमय संख्या नहीं है। ठीक है, इसलिए क्या होता है, जो हमारे द्वारा सिद्ध की गई बात है, हमने जो मतलब जो है निष्कर्ष यहाँ तक जिस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं, वो निष्कर्ष हमारे इस तथ्य का विरोध करता है कि रूट 3 एक अपरमय संख्या है। ठीक है, अतः ये विरोधाभास इस कारण प्राप्त होता है क्योंकि हमारे द्वारा मानी गई संकल्पना गलत थी। जो हमने माना था कि रूट 5 - √3 एक परमय संख्या है, यही माना हुआ, हमने जो माना था इसको परमय संख्या, यही गलत था, क्योंकि हमने क्या बताया था तुम्हें, ये 5 - √3 वास्तव में क्या है, अपरमय संख्या ही है, किंतु हमने इसका उल्टा माना था। क्या माना था, हमने इसको परमय माना था, और इसलिए जो हमारे द्वारा मानी गई जो संकल्पना थी वो क्या है, गलत है। इस कारण हमारा कथन जो है इस कथन का विरोध करता है। ठीक है, नीचे अतः रूट 5 - 3 क्या है, वास्तव में एक अपरमय संख्या है, क्योंकि अब हम इस निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं कि हमने जो माना था वो स्पष्ट रूप से इसका विरोध करता है कि रूट 3 एक अपरमय संख्या है। ठीक है, तो अपने निष्कर्ष के आधार पर हम कह सकते हैं कि 5 - √3 वास्तव में एक अपरमय संख्या है, यही हमें सिद्ध करना था। तो हमने यहाँ लिख दिया है बेटा इति सिद्धम, इससे आपका जो क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 10 था वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब आइए एग्जाम्पल नंबर 11 की तरफ बढ़े। तो इसमें कहा गया है कि दिखाइए कि 3√2 एक अपरमय संख्या है। ठीक है, अब वास्तव में क्या है, ये बेटा है वास्तव में ही अपरमय, लेकिन हमसे ये सिद्ध करवाने को कह रहे हैं कि आप बताइए, आप दिखाइए, आप किस प्रकार इसको सिद्ध करेंगे। तो हम इसको सिद्ध करेंगे इसका उल्टा मान के, हम इसे क्या मान लेंगे, परमय। तो हमने मान लिया, माना 3√2 एक परमय संख्या है, तब 3√2 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि p/q एक परमय संख्या होती है, तो तब जब 3√2 एक परमय संख्या है, तब हम इसे काय के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में, जहां p व q दोनों सहाभाज्य पूर्णांक हैं। ठीक है, तथा q ≠ 0, तथा q ≠ 0, q का मान 0 नहीं है। ये हो जाएगा, देखिए अब ये जो √2 के मल्टीप्लाई में है 3, अगर यहाँ से RHS में ले जाए तो q के पास चला जाएगा, अर्थात इधर डिवाइड में आएगा, तो √2 बराबर क्या होगा, p/3q, √2 बराबर होगा p/3q। अब आप जानते हो ये 3 जो है क्या है, ये पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक, और p व q भी दोनों पूर्णांक हैं, तो हम लिखा 3, p व q पूर्णांक हैं। जब ये पूर्णांक है तो बेटा कि ये यहाँ हम देख रहे हैं कि 3 गुणा q बराबर क्या आया, 3q। ठीक है, तो ये 3 और q दोनों पूर्णांक हैं, इसलिए इनका जो गुणनफल आएगा 3q वो भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा, क्योंकि दो पूर्णांकों का गुणनफल एक पूर्णांक ही होता है, इसलिए ये 3q भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। तो हमने लिख रखा है कि जब 3q पूर्णांक हो जाएगा, ऊपर भी पूर्णांक है, पूर्णांक बटा पूर्णांक क्या होती है, परमय संख्या होती है, तो इसलिए क्या हो गया हमारा p/3q एक परमय संख्या है जो कि √2 के बराबर है, अतः √2 भी क्या हो गई, एक परमय संख्या। हमने कहा अतः √2 एक परमय संख्या है। अब ये √2 को हमने क्या आ रहा है, हमारे हिसाब से क्या आ रहा है, परमय संख्या आ रहा है, क्योंकि हमने माना ही उल्टा था।
ठीक है। और वास्तव में ये परमेय संख्या नहीं है, क्या है, अपरमेय संख्या है। तो कह रहे इससे हमने जो हमारे द्वारा जो ये बात निकल के आई, ये इस तथ्य का विरोध करती है कि √2 एक अपरमेय संख्या है, ठीक है। और ये बेटा ये विरोधाभास इस कारण प्राप्त होता है कि हमारे द्वारा मानी गई संकल्पना गलत थी। अतः हम इस निष्कर्ष पर ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि √3√2 एक अपरमेय संख्या है। यही हमें सिद्ध करना था। तो ये हमने यहाँ लिख दिया है, सिद्ध आपका ये सिद्ध हो चुका है। आज के इस लेक्चर में हमने आपके एक्सरसाइज 1.3 के एग्जाम्पल नंबर 10 और 11 डिस्कस किए हैं और इस लेक्चर को हम यही समाप्त करते हैं। आपसे यह रिक्वेस्ट है कि आपको यदि ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। हम आपको आपके लिए वीडियो बनाने के लिए उत्सुक होते हैं और आप अपने अधिक से अधिक मित्रों को शेयर करें, क्योंकि ये बिल्कुल निःशुल्क है, जिससे वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो आज को इस लेक्चर को ही समाप्त करते हैं। थैंक यू।